बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। बात है, बहुत दिन बाद प्रशांत दिखाई दिया है। अंकिता वेरी गुड मॉर्निंग, रोशन, आकर्ष, बीरेंद्र, फरीदा, सबको बेहतरीन ब्यूटीफुल वाली मॉर्निंग। एंड फाइनली ये बस एक लास्ट टॉपिक बच गया है 5 से 10 मिनट का, ठीक है। मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने के लिए। क्या देख रहे हैं अपन? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है। फ्लोएम, गुड मॉर्निंग सोनी। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट आखिरी में बचा हुआ था एंड लेट अस सी व्हाट डज इट मीन, ठीक है। देखो, जाइलम के अंदर हमने क्या दौड़ा दिया? जाइलम के अंदर दो चीजों का मेन फ्लो होता है, एक पानी का और एक मिनरल्स का, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये तुमने सीख लिया। आयन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये सीखेंगे मिनरल ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। यानी जाइलम का काम हो गया, ठीक है। जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट किया, वो एब्जॉर्प्शन सीख लिया है। पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, मिनरल्स कैसे सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं वो सीखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, वो थोड़ा सा देखेंगे बाद में। अब जो है हम लोग देखेंगे फ्लोएम के अंदर क्या होता है, ठीक है। फ्लोएम के अंदर हम लोग खाने का ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। खाना मतलब क्या? ऑर्गेनिक सोल्यूट, ठीक है। ऑर्गेनिक सोल्यूट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्लोएम के अंदर आपको जो कंटेंट देखने को मिलेगा वो मेनली क्या होंगे? शुगर्स, है ना। शुगर्स होंगे, है ना। सुक्रोज मिलेगा, रैफिनेज मिलेगा, स्टैक्योज मिलेगा, वर्बेस्कोज मिलेगा। तो ये सब जो है ये सब क्या है? अलग अलग। कोई बात नहीं है प्रशांत, कोई बात नहीं है, हो जाएगा कवर, है ना, हो जाएगा। पीछे के चक्कर में मत रहना, अभी प्रेजेंट पहले देख लो, है ना। प्रेजेंट पहले देख लीजिए, बाकी जो छूट गया है वो फिर एक बार कवर करेंगे बाद में, ठीक है। चलो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर केमिकल कंपोजिशन की अगर आप बात करो फ्लोएम के अंदर, तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ शुगर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? लगभग 90%। शुगर कितना है यार? 90% क्या है? सिर्फ शुगर है। तो यानी फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम सैप बह रहा है, याद आ रहा है? सैप का मतलब क्या बताया था? सोल्यूशन। कहीं पर भी सैप लिखा हुआ है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे सेल सैप, सेल सैप मतलब क्या हो गया? सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन। जाइलम सैप का मतलब क्या हो गया? जाइलम के अंदर बहने वाला सॉल्यूशन। फ्लोएम सैप का मतलब क्या हो गया? फ्लोएम के अंदर बहने वाला सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में यहां पर जो फ्लोएम सैप है, यहां पर आपको सॉल्यूट मिल रहा है और पानी मिलेगा, जिसमें से सॉल्यूट तुमने बोल दिया कि यहां पर जो है मेनली कौन है? मेनली यानी 90% तक कौन है? शुगर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। शुगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोएम, ठीक है। और यहां पर जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो फोटोसिंथेसिस में बन रहे हैं उन्हीं का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेट का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स, ठीक है। व्हाट इज फोटोसिंथेट्स? प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो थोड़ा कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, फोटोसिंथेट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेट किधर से किधर? फ्रॉम सोर्स टू सिंक, है ना।
फ्लोएम के अंदर कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, सोर्स टू सिंक, जिसमें सोर्स भी लिखा हुआ है और सिंक भी लिखा हुआ है, ठीक है। सिंक लिखा हुआ है, सिंक देख लेना कौन कौन होते हैं सिंक, ठीक है। सोर्स वो जगह होता है जहां पर खाना ज्यादा होगा, ठीक है, और सिंक वो जगह होता है जहां पर खाना कम होगा। जैसे आपके घर में सोर्स कौन हो गया, किचन, और सिंक कौन हो गया, तुम्हारा पेट, ठीक है। तो आज से तुम्हारा पेट क्या हो गया, सिंक, जितना भर दो उतना कम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। और सोर्स क्या हो गया, किचन, किचन से खाना कहां जाता है, तुम्हारे पेट तक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फूड का ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होगा, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, राइट। तो अब यहां पर समझते हैं इसी मैकेनिज्म को, ठीक है। ये जो सोर्स टू सिंक मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को समझते हैं कि कैसे हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है। सोर्स टू सिंक कैसे मूवमेंट होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। इसमें से जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, वो कौन सी है, प्रेशर फ्लो या मास फ्लो। बट अभी भी देखो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस बोलते हैं। देखो कोई एक प्रिंसिपल ले, है ना, कोई एक फिनोमिना हो रहा है, ठीक। अगर वो फिनोमिना बहुत सारे लोकेशंस पर हो रहा है रिपीटेडली, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। कोई फिनोमिना हो रहा है, वो रेपिटेशन कर रहा है, ठीक है, बार बार सेम ऑर्गेनिज्म में या फिर या कहीं पर भी नेचर में कहीं पर भी एक फिनोमिना अगर रिपीट कर रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल। और अगर वो यूनिवर्सली सारे लोगों में सारे जगह पर फॉलो हो जा रहा है तो उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलने लगते हैं, लॉ। क्या बोलते हैं, लॉ। तो प्रिंसिपल जो है अगर सारी जगह पर, नेचर के सारी जगह पर प्रूव हो जाए तो प्रिंसिपल को बोलते हैं लॉ। बट अगर प्रिंसिपल लेट सपोज कि कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉलो नहीं हो पा रहा है बट मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में फॉलो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, राइट। हाइपोथेसिस। कुछ लोग क्या क्या समझते हैं कि ये प्रूव नहीं कर पाए, है ना। अंकल जो है, मान लो मंच अंकल थे, तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि जो चीज प्रूव नहीं हो पाती उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ऐसा प्रिंसिपल होता है, hypothesis is a principle which is proved in majority of the organisms but it is not universally found in all organism, है ना, सारे में नहीं मिलेगा। अब जैसे ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये लगभग पेड़ों में, लगभग प्लांट्स में ये आपको फॉलो दिखाई देगा, इससे आप मास फ्लो एक्सप्लेन कर सकते हो। बट कुछ पेड़ हैं जहां पर आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ये चीज फॉलो नहीं हो पाएगी, है ना। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लॉ ना बोलकर ऐसे प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस बोल देंगे, है ना। इट इज नॉट प्रूव्ड इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज ऑब्वियसली प्रूव्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हाँ ठीक है रोशन, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल सही बात है कि सेल, है ना, असली सिंक हमारा कौन है, सेल है। पेट तो मतलब मान लो कि एक जरिया हो गया, ठीक है। तो एवरी सेल इज द सिंक वेयर फूड इज रिक्वायर्ड। अब चलते हैं आगे। तो देखो मंच, अंकल का नाम याद रखना है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अंकल लोगों के नाम याद करने के लिए मैं बहुत कम बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत बाहर से आ गया तो वैसे भी किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो वहां पर, और अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी तय है ना, जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो कौन से हैं, वो अंकल जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहले इस थ्योरी के हिसाब से क्या थ्योरी बोल रहा है, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स आर ट्रांसलोकेटेड इन मास, ठीक है, इन मास। मास मतलब क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। थ्रू, किसके थ्रू ले जाएंगे, सीव ट्यूब्स। देखिए सीव ट्यूब, देखो एक होते हैं सीव सेल्स, ठीक है, सीव सेल्स जो कि कहां पर मिलते हैं आपको, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में मिलते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब, इट इज अ कंडीशन ऑफ
एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर फिर जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा? जैसे ब्रायोफाइटा में तो फ्लोएम ही नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में सीव ट्यूब ही नहीं होता। तो ध्यान रखिए वहां पर अलग कंडीशन होगा। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, दिस इज आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन टर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, है ना। जो फ्लावर, जो फूल प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स के अंदर कैसे खाना ट्रांसपोर्ट होता है, इस चीज को यहां पर हम लोग समझ रहे हैं। और किधर से किधर होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक ही डायरेक्शन, सोर्स टू सिंक। अब फाइनल चीज पर आ जाते हैं, देखो ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों ब्लर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और आप इसको एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, पता नहीं क्यों ब्लर हो गया ये, ठीक है। तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, है ना। इसी डायग्राम को हम लोग देख रहे हैं ऐसे। ये लो, सबसे पहले हाँ भैया ध्यान से, नींद में जो लोग हैं जाग जाएं, अच्छे से सुने, डाउट्स पूछें और खत्म करें इसको। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग आज का अगला टॉपिक देखेंगे। ये देखो, ये हो गया सॉइल, राइट। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, रूट सेल, ठीक है, जो कि कैसे बिहेव कर रहा है एज सिंक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पत्ता भी है, ठीक है। और पत्ते के सेल के बारे में भी बात जरूरी है। दिस इज आवर लीफ सेल, ठीक है, लीफ सेल। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? लीफ सेल हो गया जहां पर खाना बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा आकर्ष तुम्हें विजुअल है क्या? अच्छा, ठीक है। क्या क्या पूछा है? हाँ, हॉर्मोन्स का जो मूवमेंट है, हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला मतलब कुछ भी, फिर उधर शुगर हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट करना चाहते तो हॉर्मोन्स भी क्या है? कार्बन कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो वहां पर भी उनका भी ट्रांसपोर्ट कहां से होगा? फ्लोएम से हो जाएगा, राइट। अच्छा, और प्रशांत क्या पूछ रहा है? प्रशांत समझ नहीं आया बेटा। फूड मूवमेंट विद इन द फूड फॉर्मिंग सेल, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साइक्लोसिस, है ना। मान लो किसी सेल के अंदर ही फूड का मूवमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कि वो साइटोप्लाज्म की मदद से मूव हो रहा है ना। खाना तभी मूव करेगा जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मूव करेगा, और साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। हाँ भैया, लीफ सेल हो गया सोर्स, रूट सेल हो गया सिंक। अब देखो हमारा ट्रांसपोर्टर कौन है? फ्लोएम। ये है फ्लोएम, ठीक है। ये कौन है? फ्लोएम है, ठीक है। अब यहां पर देखो तीन स्टेप होना है, ठीक है। 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप मेरे साथ साथ याद कर लोगे।
लीफ सेल से फ्लोएम में खाने को लोड करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज नोन एज लोडिंग। क्या बात हो गया है ना? सबसे पहले आप खाने को कहां लोड करोगे? फ्लोएम में लोड कर दोगे। फ्लोएम में डाल दिया तुमने खाना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लोडिंग। सिंपल वर्ड है लोड करना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये प्रोसेस, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में। ध्यान रखना, एनर्जी किस फॉर्म में कंज्यूम करेगा? एटीपी की फॉर्म में। तो लोडिंग यहां पर हो गया। दूसरा स्टेप है यहां पर, फिर ये देखो इधर खाना निकल रहा है कंटिन्यूअसली, किधर से किधर? रूट सेल याद करिए नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, खाना नहीं बना सकता। तो ये जो सेल है, ये खाना इसको चाहिए खाना, तो ये खाना कहां से लेगा? फ्लोएम से लेगा। ये जो स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, इसको क्या बोलते हैं? अनलोडिंग, ठीक है। और अनलोडिंग जो है ये भी एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी इसमें भी एनर्जी लगेगी, ठीक। अब एक चीज सोचो, फ्लोएम में यहां पर खाना ज्यादा, फ्लोएम देख रहे हो, ये एक कंटिन्यूअस पाइप है, फ्लोएम एक कंटिन्यूअस पाइप है, यहां पर खाना ज्यादा, यहां पर खाना कम। फ्लोएम के सेम ट्यूब पर एक जगह पर यहां पर खाना ज्यादा है और फ्लो उसी पाइप का एक कंटिन्यूअस जगह है जहां पर खाना कम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, खाने का जो मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा? या तो डिफ्यूजन आपने पढ़ा था, डिफ्यूजन में क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर एक तरह का डिफ्यूजन ही चल रहा है, बट आप इसको डिफ्यूजन बोलोगे नहीं, डिफ्यूजन की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मास फ्लो, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर क्या चल रहा है? मास फ्लो। ठीक है, मास फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। जहां पर खाना ज्यादा है वहां पर प्रेशर ज्यादा, जहां पर खाना कम है वहां पर प्रेशर कम है। अब ये तो हो गया एक जनरलाइज, ठीक है। क्या क्या हुआ है यहां पर? पहला स्टेप है लोडिंग, दूसरा स्टेप है मास फ्लो, दूसरा स्टेप है मास फ्लो, और तीसरा स्टेप है क्या? अनलोडिंग। तीसरा स्टेप क्या है? अनलोडिंग है, ठीक है, अनलोडिंग। बताओ कौन कौन से स्टेप हो गए? पहला लोडिंग, दूसरा मास फ्लो, तीसरा अनलोडिंग। अब यहां पर लोडिंग और अनलोडिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको मास फ्लो थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। मास फ्लो समझने के लिए हमें थोड़ा लोडिंग और अनलोडिंग समझना पड़ेगा, लोडिंग और अनलोडिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम लोग लोडिंग समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं? लोडिंग। लोडिंग देखना यार, यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा लीफ का सेल है, ठीक है, और ये जो है सब साथ में ही समझ लेते हैं।
देखते जाना, सो मत जाना। ये तुम्हें देखना है, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहां सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब कुछ है, ठीक है। तुम्हें देखना है डायग्राम, ये तुमने पढ़ रखा ऑलरेडी एनाटॉमी में, ठीक है। सुक्रोज, तुम खुद समझने की कोशिश करो क्या लिख रहा हूं मैं।
हाँ भैया, सो तो नहीं गए? अच्छा कोई बात नहीं, हमारे काम की चीजें जो है ना वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है गौतम। चलो देखो यहां पर आप इमेजिन करो, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग एनाटॉमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिंपल सी चीजें चाहिए। देखो इधर, ये आपको याद होगा, ये जो रेड वाला जो ऐसा आप देख रहे हो, ये एक सेल है रेड वाला, ठीक है, ये दूसरा सेल है रेड वाला, ये तीसरा सेल है रेड वाला, ये चौथा सेल है रेड वाला। तो ये जो रेड वाले जो सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं आप? सीव ट्यूब एलिमेंट। ये जो रेड वाला दिखाया है ये हो गया सीव ट्यूब। ट्यूब के एक सेल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब का एक सेल या एलिमेंट। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट ऐसे फ्यूज कर गए हैं, है ना, एंड प्लेट, एंड वॉल, है ना। ये वाला जो वॉल है भैया, ये एक सेल हो गया, तो ये भी एक वॉल है और ये भी एक वॉल है ना। ये लंबा वाला वॉल हो गया, ये विड्थ वाला वॉल हो गया, तो इसको आप क्या बोलते हो? एंड वॉल। यस, यहां पर बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सीव जैसा, छन्नी जैसा दिखाई देता है एंड पर, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? सीव प्लेट, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो दूसरा वाला वॉल है, इधर साइड वाला लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस पर प्रेजेंट है, ये कौन सा? लेटरल साइड वाला वॉल है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या प्रेजेंट है? पिट्स प्रेजेंट है। आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था हल्का कि पिट क्या होता है, पिटेड। और उस पिट के अंदर, यहां पर पिट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होगा। पिट के अंदर जहां पर सेकेंडरी वॉल नहीं है, वहां पर एक क्या होगा? प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा, ठीक है। और उसका काम क्या होगा प्लाज्मोडेस्माटा का? सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल को जोड़ना। इन दोनों को क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स। क्योंकि यहां पर क्या होता है? एक सेल डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो वो जो डिवीजन होके दो डॉटर सेल्स बने, उन दोनों डॉटर सेल्स में से एक क्या बन जाता है? एक क्या बन जाता है? सीव ट्यूब बन जाता है, सीव ट्यूब एलिमेंट बन जाता है। और दूसरा क्या बन जाता है? कंपेनियन सेल, ठीक है। दो डॉटर सेल्स, याद करिए, दो डॉटर सेल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा से। तो ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स में से एक बच्ची का नाम क्या हो जाएगा? सीव ट्यूब एलिमेंट, और दूसरी बच्ची का नाम क्या हो जाएगा? कंपेनियन सेल। तो ये जो दोनों सेल्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, एक्सचेंज होगा। दूसरी एक और बात है, कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्यों गायब करना पड़ गया हमें? क्योंकि यहां पर हमें खाने का ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, और उस पर्पस के लिए हमें यहां पर वैक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो वैक्यूल देखो, वैक्यूल देख रहे हो कितना बड़ा कर दिया है। तो वैक्यूल के साइज को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे ऑर्गेनेल्स, जो बड़े ऑर्गेनेल्स हैं, उनको हटाना पड़ेगा। बड़े में कौन आता है? क्लोरोप्लास्ट यहां पर है नहीं, ठीक है। और कौन बचा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे बगल में प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस एक बड़ा है, न्यूक्लियस जो है यहां पर हटा ही दिया, ठीक है। और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये किसकी मदद से अपना मेटाबॉलिज्म करता है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द सिस्टर सेल्स। एक न्यूक्लियस से दो सेल्स का काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब समझिए यहां पर क्या हो रहा है कि हम सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और सुक्रोज किधर से किधर मूव कर रहा है? सुक्रोज इज मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सुक्रोज का हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है? लीफ के सेल में। तो ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा जगह है? सोर्स है, ठीक है। यहां पर कौन होगा? पत्ते का सेल है, आपको भी दिखाया था, ये वाली जगह है ना। इस जगह को हम क्या कह रहे थे? सोर्स रीजन। तो ये रहा आपका सोर्स रीजन, ठीक है। ये जो जगह है, ये आपका कौन सा रीजन हो गया? सोर्स रीजन। तो सोर्स से सिंक, तो पहले यहां पर देखो सुक्रोज का जो मूवमेंट करा रहे हैं, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कंपेनियन सेल के अंदर सुक्रोज कम होता है और लीफ सेल में ज्यादा होता है। तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कराया, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, और उसमें कैरियर प्रोटीन की मदद ले रहे हैं, कैरियर प्रोटीन की मदद ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। और फैसिलिटी दी है तुमने किसकी? प्रोटीन की। यहां पर ध्यान रखिएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कभी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होता। एटीपी
नहीं लगेगा। किसका करा रहे हैं? सुक्रोज का और प्रोटॉन का अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज है, ठीक है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? सबसे पहले तो यहां पर को ट्रांसपोर्ट कराने वाला एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। ठीक है, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए जो दो लोगों का ट्रांसपोर्ट करा पाए। देखो सुक्रोज कभी भी अंदर अकेले नहीं जाएगा। सुक्रोज क्या कहता है? मेरे को कंपेनियन सेल के अंदर अकेले जाने में डर लगता है, क्योंकि वहां कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भगा देगा सुक्रोज को, अकेले जाएगा तो सुक्रोज गैंग बना के जाता है। सुक्रोज गैंग बना के जाएगा। गैंग मेंबर में कौन कौन है? सुक्रोज तो हो गया मेन जिसका ट्रांसपोर्ट होना है, और दो उसके जो दोस्त हैं, एक दोस्त कौन है? प्रोटॉन, दूसरा दोस्त कौन है? बोरॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और बोरॉन की प्रेजेंस में ही यहां पर सुक्रोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके कंपेनियन सेल के अंदर जाएगा। तो एक तो देखो को ट्रांसपोर्ट होना है, और को ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। यहां पर देखो क्या हो रहा है? सिम्पोर्ट कर रहा है प्रोटॉन के साथ। ठीक है, बिना प्रोटॉन के, ध्यान रखना, कभी जीवन में अंदर नहीं जा सकता, और ना ही बोरॉन के बिना। तो अगर कभी भी बोरॉन का डेफिशिएंसी हुआ तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सुक्रोज विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सुक्रोज विल नॉट बी एबल टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एब्सेंस ऑफ बोरॉन। राइट, प्लांट के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट में। तो ये देखो सुक्रोज और प्रोटॉन एक ही कैरियर प्रोटीन के थ्रू अंदर जा रहे हैं। अब देखो सुक्रोज का भी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, और प्रोटॉन का भी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना, अलोंग द ग्रेडियंट कराना है हमें, तो दोनों चीजों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बाहर, अंदर कम होना चाहिए। इस पर्पस के लिए हमें प्रोटॉन को पहले बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, सेल के अंदर से प्रोटॉन पंप की मदद से प्रोटॉन पहले बाहर निकालेंगे, तभी बाहर में प्रोटॉन ज्यादा रहेगा और अंदर में कम रहेगा। प्रोटॉन कम है, सेल के अंदर प्रोटॉन हमेशा कम रखेंगे। प्रोटॉन कम रखोगे यानी पीएच ज्यादा होगा, अल्कलाइन पीएच। इसीलिए फ्लोएम का जो सैप होगा वो कैसा रहेगा? इट विल हैव लेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, यानी पीएच जो फ्लोएम का जो सैप है उसका पीएच जो है जनरली देखा गया अल्कलाइन पीएच। समझ में आ रहा है? अल्कलाइन पीएच क्यों होता है फ्लोएम का? ड्यू टू लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड इट। एंड व्हाई डू वी रिक्वायर दैट? फॉर द एंट्री ऑफ सुक्रोज, राइट, फ्लोएम के अंदर। भैया खाने का ट्रांसपोर्ट यही तो मेन काम है, तो इसके लिए हमें ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो इफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन यूजिंग एटीपी। देखो सुक्रोज के मूवमेंट में यहां पर एटीपी नहीं लगता, यानी ये एक पैसिव प्रोसेस था। ठीक है, ये जो प्रोसेस था पैसिव, बट यहां पर प्रोटॉन जो था, इसको अगर आपको ग्रेडियंट मेंटेन करना है तो यहां पर एटीपी खर्च करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव। इसको ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी मेन मॉलिक्यूल जिसका ट्रांसपोर्ट होना है उसमें एटीपी नहीं लगा, बट उसके साथ जो दोस्त जाना है उसके लिए यहां पर एटीपी लग रहा है। ठीक है ना? दोस्त के लिए एनर्जी लग रहा है, तुम्हारे लिए एनर्जी नहीं था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर खुद जिस मॉलिक्यूल, जो मेन मॉलिक्यूल है, अगर उसके मूवमेंट में एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दिस इज वेयर वी सी द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हिच इज बीइंग ऑन द प्रोसेस। ये कंडीशन है आपका। ठीक है, ये जो तुमने अभी जस्ट किया ये है लोडिंग। तुमने क्या किया? लीफ से, पत्ते से तुमने सुक्रोज अंदर ले गए। कहां पर ले गए? कंपेनियन सेल के अंदर, और कंपेनियन सेल से कहां चला जाएगा? सीव ट्यूब एलिमेंट में चला जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वाज लोडिंग। ये तुमने करा दिया क्या? लोडिंग। और लोडिंग लिखा हुआ है कि ऐसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस होता है, और एक्टिव क्यों है ये भी आपको बता दिया। ठीक है, एक्टिव क्यों है ये भी बता दिया आपको।
ठीक है, ये चीज हो गया लोडिंग। ठीक है, हाँ, ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली जैसे जैसे प्रोटॉन अंदर जाएगा आपको उससे तेज स्पीड से प्रोटॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब हमेशा ग्रेडियंट मेंटेन करके रखना है। ठीक है, बाहर में प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए हमेशा, अंदर में प्रोटॉन कम होना चाहिए हमेशा। जैसे आप ईटीएस वगैरह में करते हो ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन करना, वही काम यहां पर करना अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन कम होना चाहिए। यह ग्रेडियंट आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी सुक्रोज जो है वो अंदर घुस पाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग एंड दैट इज व्हाई लोडिंग इज एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, लोडिंग कैसा प्रोसेस है? अगर आपसे पूछ लिया जाए बता लोडिंग कैसा प्रोसेस, तो आप क्या बताओगे? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट में तुमने वैक्यूल के अंदर सुक्रोज ले गए, सुक्रोज ले गए यार, सुक्रोज डाइसैकराइड सोल्यूट है, शुगर है ना, सोल्यूट। तो देखो अब वैक्यूल की कहानी सुनो, वैक्यूल की कहानी तुम्हारे लिए सुनी सुनी होगी। वैक्यूल की कहानी, एक तो सबसे पहली चीज ये बड़ा है, ठीक है, बड़ा सा वैक्यूल है, पूरा सेल इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। दूसरा, विदाउट टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट यहां पर नहीं होता। याद करिए, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। यहां पर जो टोनोप्लास्ट है वो एब्सेंट है, तो यानी स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल है विच इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज। देखो टोनोप्लास्ट क्यों नहीं रखा हमने? अगर यहां पर मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट रख देते तो फिर से सुक्रोज घुसाने के लिए, सुक्रोज अंदर रखने के लिए फिर से हमें क्या खर्च करना पड़ता? एटीपी खर्च करना पड़ता है ना। जैसे यहां पर खर्च किया वैसे यहां फिर से एटीपी खर्च करना पड़ता। हम उस मूड में नहीं है, हम और एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये सस्ता काम के एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए यहां पर टोनोप्लास्ट गैप कर दिया। सुक्रोज मूव इन, सुक्रोज कहां चला गया? वैक्यूल के अंदर। ध्यान रखना, सुक्रोज कौन है? सोल्यूट है। सुक्रोज कौन है? सोल्यूट है। सोल्यूट जैसे ही इंक्रीज कराओगे यहां पर वैक्यूल के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा यानी प्यास बढ़ गया, फ्लोएम के वैक्यूल का प्यास बढ़ गया, तो ये पानी खींचेगा। बगल में ही कौन होगा? जाइलम। जाइलम से पानी अंदर आ जाएगा। जाइलम से पानी अगर अंदर आया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा था, प्यास लगी थी, तुमने पानी पी लिया, एंडोस्मोसिस फ्रॉम जाइलम। पानी, जैसे ही पानी आया, सुक्रोज क्या बन गया? सुक्रोज सॉल्यूशन। यहां पर पानी बढ़ रहा है, यहां पर पानी जब बढ़ेगा, इस सेल के अंदर जब पानी बढ़ेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो सेल वॉल को पुश करेगा, और ये जो पुश होगा उसको क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर बढ़ गया। पानी एंट्री के बाद टर्गर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इस जगह का, इस सेल का, इस फ्लोएम एरिया का टर्गर प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। टर्गर प्रेशर यहां का क्या हो गया? बढ़ गया। जहां पर, अब सुनो, सोर्स का नया डेफिनेशन, सोर्स रीजन का नया डेफिनेशन, region where turgor pressure is high due to sucrose, that area is source region। तो ये हो गया सोर्स। ठीक है, अब जो है, अब बात करते हैं सिंक की। सिंक, अब देखो, अगर किसी को लोडिंग समझ में आ गया होगा ना, लोडिंग, तो अनलोडिंग बहुत आसान। देखो अनलोडिंग में क्या होगा? वैक्यूल से यहां पर देखो क्या क्या चीजें होंगी। यहां पर अनलोडिंग में क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले सुक्रोज मूव टू सिंक सेल्स, सिंक सेल्स। दूसरा, उसके बाद क्या होगा? वहां पर जो पानी होगा, है ना, सोल्यूट चला गया, सोल्यूट की वजह से ही तो पानी आया था। वाटर फॉलोज सोल्यूट, याद आ रहा है वो रूल जो बताया था, एक लाइन, वाटर फॉलोज सोल्यूट। सोल्यूट बाहर चला गया,
सॉल्यूट चला गया तो यहां पर पानी को भी अब बाहर चले जाना चाहिए, एक्सोऑस्मोसिस टू जाइलम, पानी लौट जाएगा जहां से आया था, जाइलम से आया था, जाइलम को लौट जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस जब होगा, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया था जिसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस हुआ। एक्सोऑस्मोसिस होगा तो यहां पर टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस जगह पर टर्गर प्रेशर आपका क्या होगा, टर्गर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, टर्गर प्रेशर अगर कम है, अब देखो सोर्स वाले एरिया में टर्गर प्रेशर ज्यादा, सिंक वाले एरिया में टर्गर प्रेशर कम, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट, इसको क्या बोल देंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। एंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट, ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट सुक्रोज सॉल्यूशन विल मूव फ्रॉम, ये जो सीव प्लेट है, सीव प्लेट के मदद से ये सुक्रोज सॉल्यूशन ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये जो सीव पोर्स हैं, सीव जो है इसकी मदद से यहां पर ये मूवमेंट हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्स है, ये जो सीव है, इसको हम लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं, कैलोज प्लग्स के थ्रू इसको ब्लॉक भी किया जा सकता है। कैलोज क्या होता है, एक तरह का बीटा 1,3 ग्लूकैन है ना, शुगर है, विच हेल्प्स इन ब्लॉकिंग दीज पोर्स when we do not want this type of movement। अगर हमें ये मूवमेंट रोकना है तो हम लोग इस पोर को ब्लॉक भी कर सकते हैं, और ब्लॉकेज किसकी हेल्प से करते हैं, कैलोज, कैलोज की मदद से। कैलोज क्या होता है, एक तरह का शुगर है। हाँ भैया, क्या क्या सवाल है, बोरॉन के ऊपर राइट साइड में, बोरॉन के अंजलि जैसे सुक्रोज को अंदर लाने में, है ना, यहां पर एनर्जी खर्च होता है, वैसे ही एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है बाहर ले जाने में भी। इसीलिए अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों का जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर होता है, इसीलिए दोनों में एटीपी खर्च होता है। एटीपी समझ में आ रहा है ना, प्रोटॉन के मूवमेंट में एटीपी खर्च होता है। यहां पर सिंपोर्ट लिखा है विथ प्रोटॉन, को ट्रांसपोर्ट ब्रैकेट में सिंपोर्ट विथ प्रोटॉन। ठीक है, ये कंडीशन है। चलो, ये हो गया लोडिंग, और ये देखो ये जो मूवमेंट हुआ ना, इसी को क्या बोलेंगे, मास फ्लो। इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, मास फ्लो बोल देंगे। ठीक है, ये जो है मास फ्लो हो गया। तो देखिए एग्जैक्टली यही चीज सिंपल डायग्राम में, लोडिंग, मास फ्लो, अनलोडिंग। सीक्वेंस क्या होगा, लोडिंग, मास फ्लो और अनलोडिंग। ठीक है, ये तीन स्टेप है, और तीनों में ये जो मास फ्लो होता है, ये जो मास फ्लो होता है, ये कैसा होता है, पैसिव। मास फ्लो कैसा होगा, पैसिव होगा, और लोडिंग और अनलोडिंग कैसा होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। हाँ, तो ये जैसे अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर जैसे मान लेते हैं टिप ऑफ स्टेम है। ठीक है, ये मुझे ही नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, शुगर लीव सीव ट्यूब वाटर फॉलो बाय, ये देखो वही चीजें लिखी हुई है ना, जो तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि क्या लिखा हुआ है। हाँ देखो, शुगर लीव सीव ट्यूब, जैसे ही शुगर मतलब कौन, सुक्रोज, शुगर जैसे ही सीव ट्यूब को छोड़ के जाएगा, वैसे ही वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर कहां चला जाएगा, जाइलम, वाटर फॉलोज टू जाइलम, जाइलम चला जाएगा बाय ऑस्मोसिस। देखो यहां पर क्या, शुगर एंटर सीव ट्यूब, देखो ये लोडिंग बता रहा है, ये जो स्टेप है ये लोडिंग बता रहा है। ठीक है, लोडिंग बता रहा है, शुगर सीव ट्यूब में घुस जाता है, एंटर सीव ट्यूब, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, फ्लोएम के अंदर पानी आएगा, ऑस्मोसिस कहां से, फ्रॉम जाइलम। ठीक है, तो ये देखो ये प्रोसेस क्या हो गया, लोडिंग। यहां पर देखिए क्या है, टर्गर प्रेशर हाई है, हाई टर्गर प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो जो एनसीईआरटी में लिखा है ना,
वो तभी समझ में आएगा जो आपने ये जो चीजें आज अभी बताई हैं, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, मैंने आपको उन्हीं चीजों को अच्छे से समझने के लिए चीजों को बता दिया, क्या मतलब है किस चीज का, तो आपको रिलेट करना है ना, रिलेट करना, क्योंकि इस लैंग्वेज में अगर आप याद करोगे ना तो याद करना पड़ेगा, और उस लैंग्वेज में एक बार मेहनत लगेगी और फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जाइलम मतलब आप जब क्वेश्चन में आ रहे हो ना तो वहां पर फीलिंग आनी चाहिए कि इसका तो यही आंसर ही होगा, ऑब्वियसली बात है, मतलब ऐसा फीलिंग आना चाहिए, ये नहीं कि खोजना पड़े, ठीक है। वहां पर जब आपको जिस दिन ऑब्वियस ये ऑप्शन ही होगा तो वहां पर आप मान के चलिए कि आप तैयार हो एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। अगर वहां पर खोजना पड़ रहा है ऑप्शन कि यार इसमें 4 में से 3 एलिमिनेट करना है तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम भी कंज्यूम होगा और एफिशिएंसी भी उतनी नहीं आएगी। और देखो यहां पर ये जो दिखाया है ये क्या दिखाया है, अनलोडिंग, ठीक है। शुगर लीव सीव ट्यूब, शुगर जब सीव ट्यूब छोड़ के जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम होगा तो वहां पर क्या होगा, वो स्टोरेज, क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है यार, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। तो वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, वाटर कहां चला जाएगा, जाइलम, फॉलोज बाय ऑस्मोसिस ऐसा नहीं कि सुक्रोज जहां जहां जाएगा वहां वहां वाटर जाएगा, सुक्रोज जाएगा सिंक के पास और वाटर जाएगा जाइलम में, जहां से आया था वहीं चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ये हो गया लोडिंग, ये हो गया अनलोडिंग, और देखो शुगर सोल्यूशन फ्लोज टू, पता नहीं क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ लो टर्गर प्रेशर, ठीक है। यहां पर जहां पर भी लो टर्गर प्रेशर होगा उधर मूवमेंट हो जाएगा सुक्रोज सॉल्यूशन का, तो ये जो है ये क्या है, मास फ्लो, ठीक है। तो 3 चीजें होनी है, लोडिंग, अनलोडिंग और मास फ्लो, और अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो लोडिंग फिर मास फ्लो फिर अनलोडिंग, ठीक है। चलो एकदम क्लियर दिख रहा है, वाह वाह वाह। हाँ जाइलम बिल्कुल एसिडिक होगा, है ना, जो ही बिल्कुल जाइलम सैप जो होगा एसिडिक होगा, ये बता दिया था आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कि फ्लोएम जो है वो बेसिक होगा और जाइलम जो है वो एसिडिक होगा, ये मोस्ट केसेस में ऐसा देखा गया है, जरूरी नहीं है बट ये मतलब जनरलाइज कंडीशन है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो ये अब ये तुम्हें पढ़ना है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, भैया लाइट रहेगा तभी तो खाना बनेगा और खाना बनेगा तभी तो सोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो सोर्स और सिंक बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिनरल्स जो हैं इसमें बोरॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये डायरेक्ट लाइन उठाई है आपके एनसीईआरटी से मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हार्मोन में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड, ये तीनों की प्रेजेंस में ही ये चीज होगा। इसमें देखो थोड़ा सा ऑक्सिन रेड से लिखा हुआ है, यानी यहां पर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में, है ना, लोडिंग में, स्पेसिफिकली कहां पर, लोडिंग में और अनलोडिंग में किसका इंपॉर्टेंस होता है, ऑक्सिन का। ऑक्सिन के बिना लोडिंग पॉसिबल नहीं है। ऑक्सिन का अगर प्रॉब्लम हुआ, ऑक्सिन मेटाबॉलिज्म अगर कम हुआ, हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर हुई यहां पर, तो वहां आपका कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा, आपका पेड़ सूख जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हार्मोन और मिनरल ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट्स आप देख लेना, है ना। हाँ बिल्कुल डायरेक्शनल है अंजलि, बिल्कुल ट्रांसलोकेशन डायरेक्शनल ही होता है, डायरेक्शनल ही होता है, ठीक है। मतलब इट इज ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। अब वो सोर्स किधर भी हो सकता है। अब जैसे मान लो ऑटम सीजन है, ठीक है, और हम लोग डेसिडुअस फॉरेस्ट में चल रहे हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट जहां पर ऑटम सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। जब पत्ता नहीं है तो वहां पर वो जो स्टेम के जो ब्रांचेस हैं वहां पर उतना खाना स्टोर नहीं है, तो आपके पास अगर ट्यूबर हो, जैसे आलू का पेड़ आपने देखा होगा, तो आलू जो खाते हैं वो क्या है, ट्यूबर है। ट्यूबर में खाना स्टोर किया हुआ है। तो एक वक्त होता है जब लीफ बना होगा तो लीफ सोर्स होगा और ट्यूबर सिंक होगा। बट मान लीजिए कि लीफ झड़ गया तो ट्यूबर कैसे बिहेव करेगा, सोर्स की तरह, और बाकी ऑर्गन्स कैसे बिहेव करेंगे, सिंक की तरह। तो सोर्स और सिंक
चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। एंड सिंस, क्योंकि सोर्स और सिंक चेंज हो सकता है प्लांट के अंदर, ठीक है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जो चेंज हो सकता है, तो इसीलिए वहां पर डायरेक्शनल क्या हो जाता है, बाई डायरेक्शनल हो जाता है या फिर मल्टी डायरेक्शनल हो जाता है। बट डायरेक्शनल तो है ही, सोर्स टू सिंक ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ये चीज है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। अच्छा देखो गर्डिंग में क्या हो रहा है, गर्डिंग में ये पेड़ था, ध्यान रखना ये जो पेड़ है, ठीक है, ये कौन हो सकता है, ठीक है, ये जो प्लांट है ये कौन हो सकता है, जिम्नोस्पर्म या डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट विथ conjoint collateral vascular bundle। ठीक है, यहां पर सिर्फ दो ही जगह पर पॉसिबल है ये गर्डलिंग, या तो आप जिम्नोस्पर्म में कर सकते हो या फिर डाइकॉट में कर सकते हो। डाइकॉट में दो कंडीशन होता है, एक होता है कॉन्जॉइंट कोलेटरल, एक होता है कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल। तो यहां पर हम लोग जिन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है कॉन्जॉइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल।
ठीक है, यानी एक ऐसा वस्कुलर बंडल, और ध्यान रखना ये स्टेम डाइकॉट स्टेम में ही कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद रखना कि गर्डलिंग कहां पर नहीं कर सकते। गर्डलिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक है, कहां कहां पर? रूट में नहीं कर सकते, लीफ में नहीं कर सकते, ठीक है, इसके अलावा मोनोकॉट्स में नहीं कर सकते, ठीक है, इवन डाइकॉट्स विथ conjoint bicollateral vascular bundle वाले डाइकॉट्स में नहीं कर सकते, है ना। डाइकॉट मतलब जैसे आपके कद्दू फैमिली जो क्यूकुरबिटेसी फैमिली है वहां पर, है ना, पंपकिन हो गया, गोड्स हो गए, ठीक है ना, ये जो हैं ये वहां पर आप गर्डलिंग नहीं कर सकते। कद्दू फैमिली में आप गर्डलिंग नहीं कर सकते, इसके अलावा मोनोकॉट्स में आप नहीं कर सकते, ठीक है, उसके अलावा लीफ में आप नहीं कर सकते और रूट्स में नहीं कर सकते। रूट में रेडियल अरेंजमेंट होता है वस्कुलर बंडल का, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कॉन्जॉइंट कोलेटरल, ये कंडीशन आप एनाटॉमी में सीखोगे, है ना, अपन जो है डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज जो है ये आपको वहां खोजनी है। जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट स्टेम विथ दिस कंडीशन विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्डलिंग, है ना। हम लोग गर्डलिंग यहीं पर कर सकते हैं। अच्छा, गर्डलिंग में करना क्या होता है? बार्क रिमूव करना होता है, और बार्क मतलब क्या? सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म, ठीक है, या फिर रीजन आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर सब कुछ हटा दो, तो वहां पर प्लांट में बचेगा क्या? इस वाले एरिया में बचेगा क्या? वस्कुलर कैम्बियम और जाइलम, ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम और जाइलम बच जाएगा। यानी जाइलम यानी पानी ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, बट फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट यहां पर रोक दोगे। फ्लोएम हटा दिया तुमने, यहां पर हमारा पर्पस क्या है? हम फ्लोएम को रिमूव करना चाहते हैं और जाइलम रखना चाहते हैं। सिंपल सा लॉजिक। गर्डलिंग मतलब क्या? फ्लोएम को हटाएंगे, जाइलम को रखेंगे, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, अब देखो, सोर्स और सिंक एक ही जगह पर होगा, एक ही जगह पर सोर्स होगा, एक ही जगह पर सिंक होगा। लेट्स सपोज अभी पत्ता दिख रहा है, यानी सोर्स यहां पर है, ठीक है, ये रहा सोर्स, ठीक है, और ये रहा सिंक। सिंक, ठीक है, बच्चा पार्टी देखते रहना। देखो यहां पर जाइलम तो कनेक्टेड है, जाइलम ब्लू वाला जो दिखाया है, ये क्या दिखाया है? जाइलम। देखो जाइलम कंटीन्यूअस है, ठीक है, जाइलम कंटीन्यूअस है, ठीक, बट फ्लोएम जो है ये थोड़ा डिसकंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया? फ्लोएम डिसरप्टेड, ठीक है, बीच में यहां पर फ्लोएम देखो रेड वाला जो लाइन है ये कटा हुआ है। तो यानी फ्लोएम यानी खाने का ट्रांसपोर्ट। यहां इस एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद पता चला था पहली बार कि जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर का ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड का ट्रांसपोर्ट। कैसे पता चला ये चीज? यहां पर देखो स्टार्टिंग में क्या था, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पानी एब्जॉर्प्शन किधर से किधर होता है? इस डायरेक्शन में। पानी जो एब्जॉर्प्शन होता है
वो कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर, ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है पानी, और खाने का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब आप एक चीज देखो, यहां पर ये जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रहा है यहां पर देखो बीच में रुक गया, तो यानी नीचे फ्लोएम नहीं आ पा रहा है, नीचे खाना जो है वो यहां पर रुक गया, खाना जो है मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इससे तुम बोलोगे सर फर्क क्या पड़ा, तो देखो ये जो ऊपर वाला एरिया है यहां पर आपको खाना भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है, ठीक है, तो इसका जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आप आओगे यहां पर इस वाले एरिया में तो आप देखोगे कि वाटर तो अवेलेबल है, ठीक है, वाटर अवेलेबल है, बट खाना कुछ टाइम तक, जब तक आपके पास स्टोर्ड खाना है तब तक तो ये रहेगा, पर धीरे धीरे यहां पर खाना क्या होने लगेगा, कम। तो आप देखो ये वाला मैंने थोड़ा सा सिंपल दिखाया है, कम, जितना पहले था उतना उससे कम, मतलब उतना ही है, और जो ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, स्वेलिंग आ जाता है यहां पर, है ना, ये जो एरिया है ये यहां पर शो स्वेलिंग, ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें, पहले हमें खाना नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, है ना, अब पूरा का पूरा खाना कौन खा रहा है, सिर्फ इतना वाला पोर्शन खा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। पहले 5 भाई बहन थे, ठीक है, 5 भाई बहन थे मान लो, और उसमें से फिर 4 जो है तुमने घर से निकाल दिए, तो अब अकेले बैठ के तुम खाना खाओगे तो कैसे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, तो वही यहां पर स्वेलिंग आ जाएगा, और वो स्वेलिंग क्यों है, इस वाले रीजन की वजह से। ध्यान रखना, फूड और वाटर दोनों अवेलेबल है और यहां पर ये कंडीशन है। तो देखिए ये जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है, तुम बोलोगे सर इससे कोई फायदा भी है क्या, इसका कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल है। कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ गर्डलिंग, to increase size of fruits, फल का, है ना, फ्रूट्स किधर होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। ध्यान रखिएगा हम लोग जब गर्डलिंग कराते हैं ना, गर्डलिंग इज परफॉर्म्ड एट बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस की तरफ, जमीन के पास की तरफ करवाएंगे गर्डलिंग, है ना, ऐसा नहीं कि टिप की तरफ करवा रहे हैं, ठीक है। इससे हमें फायदा क्या होगा कि वहां पर शूट का ग्रोथ ज्यादा होगा, देखो यहां पर स्वेलिंग है ना, यहां पर इस वाले एरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा, और फ्रूट्स कहां होंगे, इसी एरिया में, तो फ्रूट्स का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, फ्रूट्स के अंदर जो शुगर कंटेंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, यानी मीठापन भी बढ़ जाएगा। तो ये जो है फ्रूट वाले प्लांट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये गर्डलिंग जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको हम लोग जो एरिया तुमने निकाला है वो एरिया वापस से जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहां पर वस्कुलर कैम्बियम है तो वो जुड़ भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप ऐसा करके और वापस से इसको आप बार्क लगा दोगे तो वो जुड़ जाता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है गर्डलिंग। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाला एक बात और है, नोट, इफ removed bark is not joined within
विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, मतलब अगर जितना समय है हर पेड़ का अलग अलग होता है, लेट्स सपोज कि एक हफ्ते तक, ठीक है, एक हफ्ते तक तुमने वहां पर ये बार को रिमूव करके रखा हुआ है और फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हें उसको जोड़ देना है। अगर तुमने ये नहीं किया देन पहले क्या होगा, रूट विल डाई, फिर शूट डेथ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पहले कौन मरेगा, पहले रूट मरेगा, है ना। देखो कमजोरी किसको आ रहा था, कमजोरी किसको आ रहा था, है ना, रूट को। रूट के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, तो जब तक वहां पर स्टोर्ड फूड है रूट के पास तब तक तो उसको यूज करेगा। एंड बट आफ्टर सम टाइम, सिंस यहां पर बेस की तरफ लीव्स तो होते नहीं है, पत्ते हैं नहीं, तो यहां पर खाना बन नहीं रहा है, सिर्फ जो स्टोर है बस वही। तो कुछ टाइम के बाद यहां पर स्टोर्ड फूड खत्म हो जाएगा एंड रूट विल डाई एंड फॉलोइंग दैट स्टेम विल ऑल्सो डाई, है ना। स्टेम पानी एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकता, पानी एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, रूट करेगा। तो जड़ को सूखने नहीं देना है ना। जड़ सूख, बस इसी का टाइम पीरियड होता है जो प्रिस्क्राइब टाइम होता है। जैसे पेड़ के हिसाब से कि हो सकता है कुछ पेड़ एक हफ्ते चले, कुछ हो सकता है 1.5 हफ्ते चल जाए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सेल्स की कंडीशन को और फिर वहां पर एक टाइम के बाद बार्क को जोड़ देंगे अगर, तो प्लांट वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट गर्डलिंग, ठीक है। और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में हमें यह पता चला था, गर्डलिंग में हमें क्या पता चला था, कंक्लूजन ऑफ गर्डलिंग, पहला ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल। देखो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब किधर से भी हो सकता है। यहां पर यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। फ्लोएम आपको अगर ऐसे पूछा जाए, सिंपली अगर ऐसे पूछा जाए कि बताइए फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, सर बाई डायरेक्शनल टू मल्टी डायरेक्शनल होता है। बट अगर पूछा जाए, गर्डलिंग वर्ड स्पेसिफाई किया जाए, बोला जाए बेटा बताओ गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जो किया गया, ठीक है, या करते हैं हम लोग, उसका कंक्लूजन क्या होता है। तो सबसे पहला कंक्लूजन होता है कि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। बट इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ सोर्स एंड सिंक देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट विल चेंज। तो यहां पर ये यूनिडायरेक्शनल है, वो सोर्स और सिंक के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और दूसरा कि वहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल आकर इन जाइलम, कहां पर होता है, जाइलम में होता है, ठीक है। और ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहां पर होता है, इन फ्लोएम, ठीक है। ये कंडीशन आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, फिर ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कंक्लूजन ध्यान रखना है कि क्या कंक्लूजन है, फ्लोएम खाना ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस वाज द फाइनल कंक्लूजन एंड दैट इज हाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर फाइनली। 10 मिनट बोला था, थोड़ा सा समय लगता है एक्चुअली क्या होता है ना, मैं मान के चलता हूं कि मेरे सामने जो लोग बैठे हुए बिल्कुल है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और फिर वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। एंड ध्यान रखिएगा यहां हम लोग कहीं पर भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं गए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होता है ना, कभी कभी लेक्चर के बीच में ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं ये जरूरत है भी नहीं है, क्यों ही पढ़ना है इतना। ध्यान रखिएगा आपका मास्टर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है अपने बच्चों को लेकर, ठीक है। मुझे पता है कि आपके वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। फिजिक्स से वैसे ही तुम्हें
डर लगता है, केमिस्ट्री में याद करने में तुम्हें डर लगता है ना, बहुत सारा चीजें वहां पर बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमेशा बॉटनी में जो सबसे मिनिमम कंटेंट होगा वो आपको दिया जाए, ठीक है। मतलब इससे कम में काम ही नहीं चलेगा आपके एग्जाम का। अभी का जो पैटर्न है, प्रेजेंट सिनारियो की बात कर रहा हूं मैं, तो मिनिमम है ना, कोई भी चीज, कोई भी वर्ड जो है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है वो डिस्कस ही नहीं किया है ना। थ्योरीज जो भी एनसीईआरटी में वो ही डिस्कस करता हूं, साइंटिस्ट जो भी एनसीईआरटी में वही डिस्कस करते हैं हम लोग। क्योंकि देखो, अगर बाहर से आना होगा तो वो तो वैसे भी तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर वो चाह लेंगे कि क्वेश्चन, अगर मैं चाह लूं कि 90 में से तुम 45 क्वेश्चन ही बनाओ, एग्जामिनर अगर चाह लेगा कि तुम 50% स्कोर करो, तो तुम 50 छोड़ो 45 पर ही पहुंच जाओ, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो एग्जामिनर तो छोड़ ही दो कि एग्जामिनर के माइंड को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जामिनर के माइंड को ना तुम पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ सकता हूं, ठीक है। बट व्हाट वी कैन डू इज 90 में से 85 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम लोग जोरदार तरीके से कर सकते हैं। तो 85 क्वेश्चन जो है वो हमारे एनसीईआरटी से आना है। बट रिमेंबर, अगर तुम सोचोगे कि सिर्फ एनसीईआरटी बार बार पढ़ के और तुम स्कोर कर लोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आज जो लोडिंग अनलोडिंग पढ़ाया है, वो जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप एनसीईआरटी कितनी मर्जी उतनी बार पढ़ लो, आपको चीजें ही नहीं समझ में आएंगी। क्या हुआ, ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है, किधर हो रहा है, एक पिक्चर बनना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। चलो फिर, हां बिल्कुल सही रोशन, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रांसपोर्ट, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। एंड नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन थोड़ा स्किप कर रहे हैं। रेस्पिरेशन जो है कुछ बालकों ने कहा था रेस्पिरेशन के लिए, तो रेस्पिरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग इट।